हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी हब। मैं अपने चैनल पे क्लास 11 से लेके बीकॉम, आपके ग्रेजुएशन, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन तक के लेक्चर्स अपने चैनल में डालती हूँ, जो कि आपके बिल्कुल रिलेटेड सब्जेक्ट्स रहते हैं और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। इस बार का मेरा लेक्चर है फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आप हमेशा मैनेजमेंट अकाउंट सब्जेक्ट में देखते होंगे। ये आपका एक बहुत ही ब्रॉड लेक्चर रहता है, ब्रॉड चैप्टर रहता है फंड फ्लो स्टेटमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत हार्ड लगता है कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे बनाएं, हमारे मार्क्स उस पर कैसे आएंगे, कुछ अगर गलत हो गया तो कैसे बैलेंस शीट टैली किया जाएगा। तो यहाँ पे इस लेक्चर में मैं आपको बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी और आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी बताऊँगी कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट हम कैसे बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे दिया हुआ है मीनिंग ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट। Fund flow statement explains the changes that takes place in various assets and liabilities between the period of two balance sheets। यहाँ इसका मतलब ये होता है कि जो बैलेंस शीट्स होते हैं हमारे पास, उस वो 2 साल के बैलेंस शीट्स को लेकर के उसमें जो असेट्स होते हैं, उसमें जो लाइबिलिटीज़ होते हैं, उसमें जिन भी प्रकार के चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं, या 2 बैलेंस शीट में असेट्स और लाइबिलिटी में जिस भी प्रकार के चेंजेस होते हैं, चेंजेस का मतलब होता है या तो असेट्स का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना, लाइबिलिटीज़ का कम हो जाना या ज़्यादा हो जाना। इस प्रकार के जो हमको चेंजेस देखने को मिलती है उसको कौन एक्सप्लेन करता है? फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्सप्लेन करके हमको देता है। आगे लिखा हुआ है दिस स्टेटमेंट इंडिकेट्स द वेरियस मीन्स बाय विच फंड्स वर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड एंड द वेज टू विच दिस फंड्स वर एम्प्लॉयड। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको ये बताता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में आपके जो फंड है, जो फॉर्म में आ रहे हैं, उसके फर्म में आने का ज़रिया कौन सा होता है और उस फंड के जाने का ज़रिया कौन सा होता है, यानी कि फ़ंड किस प्रकार से आ रहा है कंपनी में और फंड किस प्रकार से जा रहा है। इन सारी चीज़ों को फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको एक्सप्लेन करके देता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे फंड का मतलब क्या होता है, मीनिंग ऑफ फंड। इन द कंटेक्स्ट ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट the term fund is used to describe net working capital, and net working capital refers to the excess of करंट असेट्स ओवर करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो फंड फ्लो स्टेटमेंट में फंड टर्म का मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ होता है, यानी कि हमारे पास करंट असेट जो ज़्यादा रहते हैं लाइबिलिटीज़ के तौर पे, उनके डिफरेंस को हम लोग वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। यहाँ पे डिनोट किया गया है सिंबॉलिक फॉर्म में, फंड इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज। तो फंड का मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल, और नेट वर्किंग कैपिटल कैसे हम निकालते हैं? टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लाइबिलिटीज। करंट असेट्स हमारे वो होते हैं जो असेट्स हमको एक साल के अंदर जो असेट्स हमको वापस मिलने वाले रहते हैं उसको हम लोग करंट असेट्स बोलते हैं। करंट लाइबिलिटीज़ का मतलब होता है जिनको हमको एक साल के अंदर, ऐसी लाइबिलिटीज़ जिनको एक साल के अंदर कंपनी को पे करना होता है, उसको हम लोग करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मीनिंग ऑफ फ्लो। फंड फ्लो स्टेटमेंट में फ्लो का क्या मतलब होता है? फ्लो मीन्स मूवमेंट। फ्लो का मतलब बोला जा रहा है मूवमेंट होना, चेंजेस होना। इट इंक्लूड्स इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज बोथ। फ्लो आपका इनफ्लोज भी हो सकता है और आउटफ्लोज भी हो सकता है। इनफ्लो का मतलब आना, आने में चेंजेस होना। आउटफ्लोज का मतलब अगर कोई फ्लो हो रहा है वो बाहर की तरफ हो रहा है। द टर्म फंड फ्लो मीन्स चेंजेस इन फंड्स एंड चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। फंड फ्लो का मतलब होता है कि फंड्स में चेंजेस होना या फिर वर्किंग कैपिटल में चेंजेस होना। तो ये आपके फंड फ्लो का मतलब हो गया। नेक्स्ट देखिएगा
If the effect of any transaction results in increase of working capital, it is called source of fund। जब आपका जो ट्रांजेक्शन होता है वो वर्किंग कैपिटल को इंक्रीज करता है तो उसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ फंड, यानी कि ये फंड के आने का सोर्स हुआ। नेक्स्ट लिखा हुआ है इफ इट रिजल्ट इन डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल इट इज कॉल्ड एप्लीकेशन ऑफ फंड। यदि वर्किंग कैपिटल में डिक्रीज हो जाता है किसी ट्रांजेक्शन की वजह से तो उसको हम बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ फंड। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन ऑफ फंड। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना हुआ है जिससे बहुत इजी तरीके से आप लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट को समझ भी सकते हैं और इसके सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को बहुत इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो को बिल्कुल मिस मत करिएगा, एंड तक इस वीडियो को देखिएगा, तभी आप सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट के ईजिली बना पाएंगे। यहाँ पे देखिए करेंट एसेट, करेंट लाइबिलिटीज़, फिक्स्ड और नॉन करेंट एसेट, फिक्स्ड और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटीज़ के बीच में अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उनको नो फंड फ्लो माना जाएगा, यानी कि अगर इन दोनों के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको फंड फ्लो हुआ है ऐसा नहीं माना जाएगा। नॉन करेंट एसेट्स और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के बीच में भी अगर कोई ट्रांजेक्शन्स होते हैं तो उसको भी फ्लो ऑफ फंड नहीं माना जाएगा। फ्लो ऑफ फंड किस किस के बीच के ट्रांजैक्शन को माना जाएगा? करंट एसेट और नॉन करंट एसेट या फिक्स्ड एसेट के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम फ्लो ऑफ फंड बोल सकते हैं और बोलेंगे। करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो भी हम उसको फ्लो ऑफ फंड बोलेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो हम फ्लो ऑफ फंड बोलेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट एसेट्स के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो हम उसको फ्लो ऑफ फंड बोलेंगे। अगर मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊँ, यहाँ पे देखिएगा करंट एसेट और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसको नो फंड फ्लो स्टेटमेंट माना जाएगा। जैसे कि कैश परचेज हम करते हैं स्टॉक और स्टॉक उससे खरीदते हैं, स्टॉक में वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है तो हम उसको नो फंड फ्लो मानेंगे। और अगर नॉन करेंट एसेट और नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ के बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है जैसे कि डिबेंचर इशू करना परचेज ऑफ मशीन के लिए, अगर हमने मशीन परचेज किया है इशू ऑफ डिबेंचर करके तो भी इसको फंड फ्लो नहीं माना जाएगा। करंट एसेट और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन होना जैसे कि कैश परचेज और मशीन उससे खरीदना, कैश में हमने परचेज़ किया और क्या परचेज़ किया? मशीन परचेज़ किया, तो इसको हम फंड फ्लो मानेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन जैसे कि इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू करके क्रेडिटर्स को पे करना, यहाँ पे भी फंड फ्लो स्टेटमेंट हम मानेंगे। करंट असेट्स नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में ट्रांजैक्शन जब होता है जैसे कि इशू ऑफ शेयर्स फॉर कैश, रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, एक तरफ हमने क्या किया? शेयर्स इशू भी करे हैं और डिबेंचर का रिडिम्पशन किया यानी रीपेमेंट किया, तो इसको भी हम फंड फ्लो बोलेंगे। करंट लाइबिलिटीज़ और नॉन करंट असेट्स, क्रेडिट में हमने परचेस किया है मशीन को, मशीन हमारा जो फिक्स्ड असेट है वो हमारा इंक्रीज़ हुआ है और हमने क्या किया? क्रेडिट में परचेस किया, यानी कि हमारा क्रेडिट जो है वो इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में भी ट्रांजैक्शन जो होगा उसको फंड फ्लो माना जाएगा। इसके बाद समझते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है टू फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑन 2 डेट्स ऑफ बैलेंस शीट। 2 डेट्स के बैलेंस शीट पे जो वर्किंग कैपिटल की पोजीशन है, कैसी पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, उस पोजीशन को जानने के लिए हम फंड फ्लो स्टेटमेंट को मेंटेन करते हैं। सेकंड है टू नो द चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल ड्यूरिंग दिस पीरियड। वर्किंग कैपिटल में किस प्रकार के चेंजेस आए हैं एक पीरियड में, एक टाइम ऑफ पीरियड में, उसको जानने के लिए भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। नेक्स्ट है टू नो द कॉजेस ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में जो चेंजेस हो रहे हैं जैसे कि इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है वर्किंग कैपिटल, तो उसके कारण क्या है, उसके कॉजेस क्या है, इंक्रीज होने के कॉज क्या है, डिक्रीज होने के कॉज क्या है, ये जानने के लिए भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है टू नो द इनफ्लो ऑफ फंड्स अकॉर्डिंग टू देयर सोर्सेस। फंड फ्लो में जो इनफ्लो हो रहा है हमारे पास में, जो कंपनी के पास आ रहा है, उसके सोर्सेज क्या है ये जानने के लिए भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट यूज़ करते हैं और फंड फ्लो में हेल्प भी करता है। टू नो द
नेक्स्ट लिखा हुआ है टू नो द आइटम वाइज आउटफ्लो ऑफ फंड्स ड्यूरिंग दिस पीरियड। एक पीरियड में जो हमारा आउटफ्लो हो रहा है, फंड्स का जो आउटफ्लो हो रहा है वो भी कौन कौन सा आउटफ्लो हो रहा है ये जानने के लिए भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करते हैं। लास्ट लिखा हुआ है टू अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ फाइनेंशियल ऑपरेशन एंड पॉलिसीज। तो क्या करते हैं हम लोग, फाइनेंशियल ऑपरेशन और पॉलिसीज़ के मेन फीचर्स को भी समझने के लिए, जानने के लिए भी हम फंड फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट इसमें भी हमारी हेल्प करता है फाइनेंशियल ऑपरेशन और पॉलिसीज़ को जानने के लिए भी। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि फंड फ्लो स्टेटमेंट मेंटेन करने के लिए हमको कौन कौन से अकाउंट या कौन कौन से चार्ट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो सबसे पहला आपका ये चार्ट है स्टेटमेंट या फिर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। स्टूडेंट्स मैं आपको यही बोलूँगी कि इस वीडियो को स्किप मत करिएगा बहुत आगे तक, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूला को, इस चार्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। इसीलिए मैं यहाँ पे बहुत डिटेलिंग में समझा रही हूँ कि फ़ंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का तरीका क्या होता है और उसको किस तरीके से आप बहुत ईजिली बना सकते हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब आप शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल का चार्ट बना रहे होंगे, का फॉर्मेट बना रहे होंगे, तो पहला जो आपका कॉलम रहेगा वो रहेगा पर्टिकुलर्स का, फिर रहेगा प्रीवियस ईयर का, जो अमाउंट प्रीवियस ईयर में रहेगा, और उसके बाद रहेगा करंट ईयर का, और इधर साइड पे आप लिखेंगे वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जो कि आपका इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। यहाँ पे लिखा जाएगा करेंट असेट। करेंट असेट्स के अंदर आपके आते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जिसको मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ भी बोला जा सकता है, ट्रेड रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, इन्वेंट्रीज, अदर करेंट असेट्स। इतना करने के बाद, ये आइटम्स लिखने के बाद आपको क्या करना है, टोटल ऑफ ए यानी करेंट असेट्स, यहाँ पे आप इनका लिखेंगे टोटल। एक बात और समझिएगा, जैसे कि कैश इन हैंड है, प्रीवियस ईयर में अगर ये 10,000 है और करंट ईयर में ये 20,000 है, तो जो 10,000 इंक्रीज़ हुआ है हमारे पास कैश इन हैंड, उसको आप वर्किंग कैपिटल के इंक्रीज़ के कॉलम में लिखेंगे। यानी कि करेंट असेट जब जब इंक्रीज़ होगा तो वर्किंग कैपिटल भी उसके साथ साथ इंक्रीज़ होगा, जो उसका डिफरेंस अमाउंट रहेगा उससे। अगर करेंट असेट डिक्रीज़ होगा तो वर्किंग कैपिटल को भी हम डिक्रीज़ मानेंगे और डिक्रीज साइड में उसके अमाउंट को फिल करेंगे। ये जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगी। यहाँ पे क्या करें हम लोग, टोटल ऑफ ए करके यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है। यहाँ नेक्स्ट आ जाइए करेंट लाइबिलिटीज़, इसको आप बी पोर्शन मान के चलिए। करेंट लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाते हैं ट्रेड पेबल्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, बैंक ओवरड्राफ्ट एंड अदर करेंट लाइबिलिटीज़। तो इन सारे आइटम्स को यहाँ पे लिखने के बाद आप क्या करेंगे, टोटल ऑफ बी करेंगे। यहाँ पे क्या होगा, जब भी आपकी करेंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होगी तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज होगा। यहाँ पे चलेगा अल्टरनेट, अगर करंट लाइबिलिटीज़ इंक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल आपका डिक्रीज हो जाएगा, अगर करंट लाइबिलिटीज़ आपकी डिक्रीज होती है तो वर्किंग कैपिटल आपका इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पे हमने कर दिया टोटल ऑफ बी। इसके बाद निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालेंगे, करंट असेट माइनस करंट लाइबिलिटीज़ करके, यानी कि ए माइनस बी करके, प्रीवियस ईयर का भी और करंट ईयर का भी, दोनों का अमाउंट माइनस करके आप इस पोर्शन में लिखेंगे। उसके बाद करेंगे डिफरेंस कि प्रीवियस ईयर और करंट ईयर में कितने का डिफरेंस है, इंक्रीज़ हुआ है या डिक्रीज़ हुआ है ओवरऑल। और यहाँ पे अगर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हम, करंट ईयर में अगर इंक्रीज़ हो रहा होगा तो हम लिखेंगे इंक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, और डिक्रीज़ हो रहा होगा तो लिखेंगे डिक्रीज़ इन वर्किंग कैपिटल, और इसको क्लोज कर देंगे। तो ये हो गया आपका शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट। शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल तो आपने सीख ही लिया। उसके बाद देखिएगा फंड फ्लो स्टेटमेंट में क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं। ये टी फॉर्मेट में बना हुआ है फ्रेंड्स। लेफ्ट साइड में देखिएगा सोर्सेस ऑफ फंड्स लिखा हुआ है, यानी कि फंड्स कहाँ कहाँ से हमारे पास आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से फर्म्स को फंड्स जनरेट किए जा रहे हैं, सोर्सेस कौन कौन से फंड्स के, वो सब आइटम्स हम इस ओर लिखेंगे। उसके अमाउंट्स हम यहाँ लिखेंगे। यहाँ राइट साइड लिखेंगे एप्लीकेशन ऑफ फंड, वो फंड हमने कहाँ कहाँ लगाया, या फिर कंपनी के जो फंड है वो कहाँ कहाँ लगे, उनका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हुआ, वो आइटम्स आप लोग यहाँ लिखोगे। ये आपका अमाउंट का कॉलम रहेगा। तो देखिए सोर्सेस ऑफ फंड कंपनी के लिए क्या क्या हो सकते हैं जिसको आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में इन्वॉल्व करोगे, इंक्लूड करोगे। फर्स्ट है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन हम कैसे निकालेंगे ये मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ।
इशू ऑफ शेयर कैपिटल, यदि कंपनी ने कोई शेयर कैपिटल इशू किया है तो आप यहाँ लिखेंगे। इशू ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर इशू किया गया है तो यहाँ पे लिखेंगे। रेजिंग लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट लोन्स, यदि कोई लॉन्ग टर्म लोन्स रेज किए जा रहे कंपनी के द्वारा तो उसको यहाँ लिखेंगे। सेल ऑफ नॉन करेंट और फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट को सेल किया गया तो जितने में सेल किया गया उसको हम यहाँ लिखेंगे। सेल ऑफ लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट या फिर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट को सेल किया जाएगा तो उसको यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये भी हमारा सोर्सेस ऑफ फंड होगा। नॉन ट्रेडिंग इनकम यानी कि डिविडेंड, डिविडेंड जैसी चीज़ों को भी हम लोग इस ओर लिखेंगे सोर्सेस ऑफ फंड में। उसके बाद डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, जब हम शेड्यूल ऑफ वर्किंग कैपिटल बनाएंगे तो उसमें यदि डिक्रीज वाला अमाउंट आता है, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, तो डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल को इस ओर लिखेंगे। इंक्रीज होगा तो राइट साइड पे लिखेंगे। अब देखिएगा एप्लीकेशन ऑफ फंड कौन कौन से होंगे कंपनी के लिए। फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, एक हम शेड्यूल बनाएंगे नेक्स्ट में, जिससे अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन आता तो आप लेफ्ट साइड में लिखोगे, अगर फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन आता तो आप लोग राइट साइड पे लिखेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए रिडिम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यदि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का हमने रीपेमेंट कर दिया तो उसको इस ओर लिखेंगे। रिडिम्पशन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर का भी रिडिम्पशन कर दिया तो इस ओर लिखेंगे। इससे क्या हो रहा है, ये हमारे एप्लीकेशंस हो रहे हैं फंड्स के, तो इसको हम लोग राइट साइड पे लिख रहे हैं। पेमेंट ऑफ नॉन करंट और लॉन्ग टर्म लोन्स, कोई भी लॉन्ग टर्म लोन्स के पेमेंट किए जा रहे हैं तो उसको हम लोग राइट साइड लिखेंगे। परचेज ऑफ नॉन करंट या फिक्स्ड असेट परचेज हम कर रहे हैं तो उसको राइट साइड लिखेंगे, क्योंकि हमने परचेज किया फिक्स्ड असेट यानी हमने फंड को दिया, हमारे पैसे गए, एप्लीकेशन हुआ फंड का। परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, अगर हम लोग नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का परचेज करते हैं तो भी आप उसको राइट साइड लिखेंगे। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड का पेमेंट करें तो भी एप्लीकेशन ऑफ फंड कहलाएगा, राइट साइड लिखेंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स, टैक्स का यदि पेमेंट किया जाता है तो भी आप इसको राइट साइड लिखेंगे। और वर्किंग कैपिटल में यदि इंक्रीज अमाउंट आता है तो भी आप उसको राइट साइड लिखेंगे। और दोनों को आप लोग टैली कर लेंगे, ये दोनों इक्वल आने चाहिए। फंड फ्लो स्टेटमेंट में दोनों ही साइड सोर्सेस ऑफ फंड और एप्लीकेशन फंड आपके इक्वल आएंगे, जैसे कि बैलेंस शीट में होता है, बिल्कुल वैसा ही। नेक्स्ट देखिएगा स्टूडेंट्स कि आप फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हमको एक नया अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा जिसका नाम होता है एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखते हैं कि इसका क्या फॉर्मेट है, इस पर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जा रही है जिससे हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन निकल करके आएगा। तो इस साइड आपका रहेगा पर्टिकुलर, इधर रहेगा अमाउंट, इधर रहेगा पर्टिकुलर और इधर रहेगा अमाउंट। लेफ्ट साइड आप लिखेंगे डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, कोई फिक्स्ड एसेट को सेल करने पे यदि लॉस होता है तो इस साइड लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट को सेल करने पे लॉस होता है तो इस साइड लिखेंगे। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ किया जा रहा है तो इधर लिखेंगे। गुडविल रिटर्न ऑफ किया जा रहा है तो यहाँ लिखेंगे। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स रिटर्न ऑफ किया जा रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे। प्रोविजंस फॉर टैक्सेशन किए गए हैं तो यहाँ पे लिखेंगे। डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड है तो यहाँ पे लिखेंगे। प्रपोज्ड डिविडेंड है प्रीवियस ईयर का तो यहाँ पे लिखेंगे। ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र किए गए हैं तो भी हम इसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। ट्रांसफ़र टू सिंकिंग फंड है तो भी हम उसको लेफ्ट साइड लिखेंगे। और इसके बाद देखिएगा टू बैलेंस कैरिड डाउन बैलेंस ऑफ P&L एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, करेंट ईयर के एंड में जो आपको P&L का बैलेंस दिखाई देगा उसको आप लेफ्ट साइड लिखेंगे। याद रखिएगा करेंट ईयर का, नॉट प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर का। ये डेटा आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा हमेशा, करेंट ईयर और प्रीवियस ईयर दोनों का आपको P&L अकाउंट का अमाउंट दिया रहेगा। करेंट ईयर का आपको लेफ्ट साइड में लिखना है क्योंकि प्रीवियस ईयर का हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे। अब देखिएगा राइट साइड में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके आपको लिखना है बैलेंस ऑफ P&L एट द एंड ऑफ प्रीवियस ईयर, जो प्रीवियस ईयर का P&L का बैलेंस रहेगा वो आपको राइट साइड पे लिखना है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, फिक्स्ड असेट सेल करने पे यदि कोई प्रॉफिट जनरेट होता है, हमको प्रॉफिट मिलता है फर्म को, तो राइट साइड पे लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट को सेल करने के बाद यदि कोई प्रॉफिट होता है तो आप उसको राइट साइड पे लिखेंगे। रिफंड ऑफ टैक्स, टैक्स का रिफंड होता है तो आप लोग राइट साइड पे लिखेंगे। डिविडेंड ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है हमको तो हम लोग उसको राइट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद हम करेंगे टोटल, और टोटल करने के बाद जो हमारा बैलेंस फिगर बचता है उसको हम लोग लिखेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये अगर इस ओर का
जो बैलेंस है वो ज़्यादा आता है इस ओर के मुकाबले, तो जो बैलेंस फिगर होगा हम लोग उसको कहाँ लिखेंगे, बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन करके उसको यहाँ पे लिखेंगे। यदि इस ओर का अमाउंट ज़्यादा रहता है, इस ओर का कम रहता है, तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, बाय फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देखा था फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन, तो फंड लॉस्ट इन ऑपरेशन आपका इस ओर लिखा जाएगा और बाय फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आपका इस ओर लिखा जाएगा। तो यहाँ पे तो आपके जो बेसिक फंड फ्लो स्टेटमेंट है, जो फॉर्मेट के थ्रू मुझे आपको समझाना था, जो उसका कंसेप्ट मेरे को आप लोगों को समझाना था, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं आप लोग को बताती हूँ एक दो प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिससे आप लोग इजीली फंड फ्लो स्टेटमेंट को एग्जाम में भी अटेम्प्ट कर पाएंगे और बहुत ईजीली आप उस क्वेश्चन को समझ पाएंगे और बना पाएंगे। तो ये मेरे बुक का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को एक बार मैं आप लोग को बना के दिखाती हूँ, समझा के दिखाती हूँ कि हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट के कैसे अटेम्प्ट करेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट्स ऑफ राजा कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे आपको बैलेंस शीट दिखाई दे रही होगी। फर्स्ट इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ में शेयर होल्डर फंड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस में रिजर्व और सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ में 6% डेटर्स दिया हुआ है, करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, नॉन करंट असेट्स में आपको दिखाई दे रहा होगा नॉन करंट असेट्स जिसमें प्लांट, बिल्डिंग, करंट असेट में ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपको इसके फिगर्स दिखाई दे रहे होंगे 2014 और 2015 के। ये आपका 2014 जो है प्रीवियस ईयर हो जाएगा और ये आपका 2015 जो है वो करंट ईयर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना है। तो इस क्वेश्चन का मैं आप लोग को फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर करके बताती हूँ। सॉल्यूशन नंबर 11। तो सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे मैंने चार्ट प्रिपेयर कर लिया है। पर्टिकुलर, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, इंक्रीज और डिक्रीज। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे, करंट असेट्स। करंट असेट्स के अंदर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स का अमाउंट है आपका 39,000, प्रीवियस ईयर 39,000 और करंट ईयर 30,000। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हो, डेटर्स 39,000 प्रीवियस ईयर और करंट ईयर 30,000। बिल्स रिसीवेबल दिया है, शॉर्ट में मैं लिख रही हूँ बिल्स रिसीवेबल, प्रीवियस ईयर 20,000, करंट ईयर 10,000 एंड लास्ट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स 20,000 एंड करंट ईयर 10,000। अब देखिएगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल कैसे लिखेंगे। डेटर्स में हमारा डिक्रीज हुआ है 39,000 से करंट ईयर में 30,000 हुआ है, तो डिक्रीज हुआ है तो वर्किंग कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज में कर देंगे ब्लैंक और जितने से डिक्रीज हुआ है उसको डिक्रीज के कॉलम में लिख देंगे। 20,000 बिल्स रिसीवेबल क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है 10,000 से, तो वर्किंग कैपिटल भी 10,000 से डिक्रीज हो जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी हमारा डिक्रीज हुआ है 10,000 से, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्लैंक और वर्किंग कैपिटल भी 10,000 से हो जाएगा डिक्रीज। यहाँ पे कर लेंगे हम लोग टोटल ऑफ ए। इसको हम टोटल नहीं करते हैं, यहाँ पे टोटल कर लेते हैं 79,000 और 50,000। नेक्स्ट बनाएंगे करंट लाइबिलिटीज़।
करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर दिया हुआ है, ट्रेड पेबल्स के अंदर दिया हुआ है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स का है अमाउंट 10,000 और करेंट ईयर में 12,000। बिल्स पेबल है 4,000 और करेंट ईयर में है 1,000। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमारा करंट लाइबिलिटीज़ है वो क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। कितने से, 2,000 से। तो वो वर्किंग कैपिटल में जो है क्या बोलना चाहिए, अपोजिट रिएक्शन देगा। अगर यहाँ पे ये इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका वर्किंग कैपिटल 2,000 से डिक्रीज़ हो जाएगा और इंक्रीज़ में हो जाएगा ब्लैंक। वैसे ही बिल्स पेबल 4,000 से करेंट ईयर में 1,000 हो रहा है। क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। सॉरी यहाँ पे ये ब्लैंक हो जाएगा और यहाँ पे ये 2,000 हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है। डिक्रीज़ हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। कितने से, 3,000 से, और यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्लैंक। इसका हम टोटल कर लेंगे, टोटल ऑफ बी, ये हो जाएगा आपका 14,000 और ये हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पे हम निकालेंगे वर्किंग कैपिटल कितना हुआ। वर्किंग कैपिटल कैसे आता है, करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज़, यानी कि ए माइनस बी करेंगे। यानी कि ये 79,000 से 14 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, 65,000। अब इस 50 से प्रीवियस ईयर माइनस करें, करेंट ईयर माइनस करें। 50,000 में 13,000 माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 37,000। ओके, तो ये हो गया वर्किंग कैपिटल। अब आप देखिएगा कि आपका प्रीवियस ईयर में 65,000 आ रहा है वर्किंग कैपिटल और करेंट ईयर में 37,000 आ रहा है। तो ये क्या हुआ, वर्किंग कैपिटल हमारा डिक्रीज हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और जितने का डिफरेंस आ रहा है उसको हम लोग बैलेंस करेंगे, इनको हम माइनस करेंगे। 65,000 और 37,000 को माइनस करेंगे तो आपका आएगा 28,000। 28,000 को आप लोग इस साइड पे लिखेंगे और इसको हम कर देंगे यहाँ पे क्लोज। ये हो जाएगा आपका 65,000। और जो वैल्यू अगर वर्किंग कैपिटल डिक्रीज होता है तो वो यहाँ पे इंक्रीज वाले साइड पे इतना ही अमाउंट लिखा जाएगा, और अगर ये फिगर इस ओर रहता यानी कि इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल में रहता तो आप उसको डिक्रीज साइड पे मेंशन करते। ठीक है, उसके बाद इसका भी कर लेंगे टोटल। ये आपका फाइनल टोटल है जहाँ पे आप वर्किंग कैपिटल के चेंजेस को भी टोटल कर रहे हो। ये आपका टोटल 31,000 और 31,000 हो जाएगा। तो ये था आपका स्टेटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब हम चलते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाना है, लेकिन उससे पहले हम लोग बनाएंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, जिससे कि हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन निकल करके आएगा। यहाँ पे हम बना लेंगे एडजस्टेड पीएनएल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में प्रीवियस ईयर का अमाउंट रहेगा उसको हम लोग राइट साइड पे लिखेंगे, और जो करंट ईयर का अमाउंट रहेगा उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। तो स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में देखिएगा सरप्लस आपका दिया हुआ है करंट ईयर का 10,000, तो 5,000 आप लिखोगे राइट साइड पे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5,000। अब देखिएगा
अगर आपको याद होगा कि एडजस्टेड पीएनएल में हम लोग क्या क्या लिखते हैं, तो रिजर्व लिखते हैं, टू जनरल रिजर्व यहाँ पे दिया हुआ है 10,000 प्रीवियस ईयर का, करेंट ईयर का 12,000 दिया हुआ है। तो जो डिफरेंस है उसको हम लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टू जनरल रिजर्व 2000 का डिफरेंस था, तो 2000 करके लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चन में आप देखिएगा नॉन करेंट असेट यानी कि फिक्स्ड असेट में देखिएगा प्लांट 40,000 से 36,000 हुआ है। तो इसका जो प्रीवियस ईयर 40,000 था वो करेंट ईयर में 36 कैसे हुआ? तो ऐसे हुआ कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगा। डेप्रिसिएशन लगा तो जितने का डेप्रिसिएशन लगा यानी कि 4,000 रुपये का जो डेप्रिसिएशन लगा उसको आप लोग लेफ्ट साइड पे लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? टू डेप्रिसिएशन $4,000 का, और उसके बाद लिखेंगे लास्ट में टू, हमारे पास अभी इतना ही आइटम है एडजस्टेड पीएनएल में लिखने के लिए, टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये पीएनएल का बैलेंस लिख रहे हैं हम लोग 10,000। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ करेंट ईयर का, और ये है आपका प्रीवियस ईयर का। अब इसको टोटल कर लेते हैं, 10,000, 4,000, 2,000, कितना हो गया? 16,000। इधर है आपका 5,000। तो जो हमारा बैलेंस फिगर आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। 16,000 में आप 5,000 माइनस करोगे तो आएगा आपका 11,000। यहाँ पे टोटल कर देते हैं 16,000। तो ये आपका है एडजस्टेड पीएनएल जहाँ पे हमने कैलकुलेट किया फंड फ्रॉम ऑपरेशन। अब हम लोग फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर लेते हैं। अब हम प्रिपेयर करेंगे फंड फ्लो स्टेटमेंट। चार्ट मैंने यहाँ पे बना लिया है, इधर लिखा है सोर्स ऑफ फंड, इधर है आपका एप्लीकेशन ऑफ फंड। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंक्रीज इन कैपिटल और डिक्रीज इन कैपिटल का। इस क्वेश्चन में हमारा आया था डिक्रीज इन कैपिटल, कितने का? 28,000। तो डिक्रीज है तो आप उसको इस साइड लिखोगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 28,000। और आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आया था, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 11,000, लेफ्ट साइड लिखा जाएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे शेयर कैपिटल प्रीवियस ईयर 1,00,000 रुपये था और 2015 में 1,20,000 हो गया। तो जो 20,000 का इंक्रीज़ हुआ वो हमने क्या किया? शेयर को इशू किया। तो यहाँ पे आप लिखोगे, क्योंकि शेयर का इशू हुआ है, सोर्स ऑफ फंड है, तो आप लिखोगे इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जितने का इशू किया गया है 20,000 आप लोग इस साइड पे लिखोगे। अब इसके अलावा और कोई सोर्सेज नहीं है। एप्लीकेशन में आ जाते हैं, यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है 6% डिबेंचर। प्रीवियस ईयर में 40,000 है और करेंट ईयर में 10,000। तो 40 से 30 हुआ यानी कि 40 से 10 हुआ यानी कि 30,000 जो डिफरेंस है उसको हमने रिडीम कर दिया, उसको हमने रीपेमेंट कर दिया। तो रीपेमेंट कर दिया तो हम उसको लिखेंगे इस साइड पे, रिडीम्शन ऑफ डिबेंचर। कितने का रिडीम किया? 30,000 का रिडीम किया। उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे फिक्स्ड असेट में बिल्डिंग्स आपका जो है 50,000 से 79,000 हो गया है। करेंट ईयर में 79,000 हो गया। तो 79,000 कैसे हुआ है? क्योंकि हमने 29,000 का नया फिक्स्ड असेट परचेज किया है। तो परचेज किया है यानी एप्लीकेशन ऑफ फंड हुआ है, तो आप उसको कहाँ पे लिखेंगे? राइट साइड पे लिखेंगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट। कितने का परचेज किया? 29,000
1000। अब इसके अलावा और कोई सोर्सेज नहीं है और कोई एप्लीकेशन नहीं है, इनको हम टोटल कर देते हैं। 20,000 प्लस 11,000 प्लस 28,000 आपका हो जाएगा 59,000। और यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ फंड्स हो जाएगा 30,000। 29,000 ऐड करोगे तो भी आपका 59,000। तो ये आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट बन करके तैयार हो गया। यहाँ पे आप टैली कर सकते हैं। डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 28,000 आया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 11,000 आया और टोटल फंड फ्लो स्टेटमेंट आपका 59,000 आ रहा है। नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़े हार्ड क्वेश्चन फंड फ्लो स्टेटमेंट के बताऊंगी। इस वीडियो को आप यहाँ तक देखें तो ज़रूर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएंगे। मैं आगे के लेक्चर्स भी आपको ईजी वे में समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच।